खास प्लानिंग से किया गया। इस पूरे मामले को गुप्त रखने की हिदायत भी राजू लंबू ने इस दौरान दी। अभी की जो स्थिति है तुमको मैं भी मुझे इस काम को अंजाम देना है, तो मैं भी समझता हूं इस काम को मैं कैसे अंजाम दे पाऊं। आज आसाराम के ऊपर संदेश ने टाइट कर रखा है मामला, एक अखबार वाले उसका डायरेक्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। आज इसके भी केस में वो मेरे को पूरा सपोर्ट करेगा, ठीक है। वो पूरी डिटेल स्टोरी वो देगा, ऐसे इसकी तारीफ की थी। और FIR भी देगा, एफिडेविट भी देगा, सब कुछ जानती देगा। उसके पीछे रास्ता ही नहीं रहेगा, पीछे बात क्या बात। और मैं चाहता हूं एफिडेविट और FIR वो गुप्त, मैं वो चीज चाहता हूं। हमारे ग्रुप में और मैं क्या बोल रहा हूँ, बोला था इसमें ग्रुप में जी हाँ, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। किस तरीके से यह शख्स, राजू लंबू नाम का यह शख्स, जो आसाराम बापूजी के साथ 20 सालों तक उनके साथ जुड़ा रहा और उसके बाद उनको बदनाम करने की तमाम जो कोशिशें होती हैं वो की मीडिया में और जुडिशरी को अखबार का सहारा लेकर किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की। इस पूरे मामले में ये जो खुलासा दिखा रहे हैं, जो सीडी हमने आपको दिखाई और जो वो सारी बातें आपको सुनाई, जो राजू लंबू ने खुद एडमिट किया है कैमरे के सामने कि उसने किस तरीके से बापू को बदनाम करने की कोशिश की, किस तरीके से पूरी साजिश जो है उस रची। इस पूरे मामले में हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्ञानेंद्र बरतरिया फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं। जी ज्ञानेंद्र जी, इस पूरे मामले को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है कि आसाराम बापू पर जितने भी आरोप लग रहे थे उनके पीछे जो कॉन्स्पिरेशन है वो अब सामने आ गया है। तो मेरे विचार से ये हाई टाइम है, ये बिल्कुल सटीक टाइम है कि इस मामले को पुलिस इस पर ध्यान में ले और इसको तुरंत एक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। ज्ञानेंद्र जी, इस पूरे मामले में मीडिया का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, न्यूज चैनल्स का जिक्र किया गया है, जाहिर सी बात है टीआरपी गेन करने के लिए इस तरह की खबरों को मसाला लेके बढ़ाया जाता है और इस पूरे मामले को राजू लंबू नाम के शख्स ने बखूबी अंजाम दिया। देखिए मनोज जी, मैं ये कहने की स्थिति में हूँ, मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ ये बात कि मीडिया को जो इस्तेमाल करने की जनरल सी एक बात हमको लगती है, वो बात उतनी सरल नहीं है। बात पूरी गहरी साजिश की है और जैसा कि पहले भी ये बात कही जा चुकी है कि एक व्यापक साजिश चलती है। उस व्यापक साजिश में कई सारे होते हैं और मीडिया उनमें से एक प्लेयर है, वो विलिंग प्लेयर है और सिर्फ टीआरपी का खेल नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इस साजिश के पहलू, जैसा कि पहले एक दो बार ये बात कही गई कि किस तरह से कांची मठ के शंकराचार्य को मर्डर के केस में घेरने की कोशिश की गई जी, किस तरह से उड़ीसा की घटनाएं घटी और उनको कैसे पेंट किया गया, किस तरह से केरल की घटनाएं घटी उनको कैसे पेंट किया गया, किस तरह आसाराम बापू पर आरोप लगाए गए और उनको किस तरह पेश किया गया। तो ये सब एक व्यापक साजिश का हिस्सा नजर आती है, ना कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी बात है कि कोई एक कहीं से किसी ने आरोप लगा दिया और मीडिया ने टीआरपी के लिए उठा लिया। वो टीआरपी वाली बात सतह पर उतनी सरल नजर आती है, पर वास्तव में बात काफी गहरी गई हुई है और ये एक व्यापक साजिश का हिस्सा है। मैं ऐसा बहुत स्पष्ट तौर पर मानता हूँ। मनोज, ज्ञानेंद्र जी, आपको लगता है ये शख्स जो तकरीबन 20 साल रहा बापूजी के साथ उनके आश्रम में और हर बारीकियों को जानता था, उसका बखूबी इस्तेमाल किया एक साजिश के तहत, लेकिन बापूजी ने लगता है शायद बहुत ज्यादा भरोसा किया इस शख्स पे? देखिए, मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ, हमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है, पहली नजर में ऐसा लगता है कि एक शख्स कोई भी था, राजू लंबू था या कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति हो, वो 20 वर्ष तक साथ था, अचानक वो बाहर हो गया, उसके मन में एक रिवेंज वाली फीलिंग आई और लिहाजा उसने कॉन्स्पिरेसी रचना शुरू कर दी। पर मैं फिर कहता हूँ, बात उतनी सरल नहीं है। सरल बात यह है कि राजू लंबू का आविष्कार किसने किया, राजू लंबू को किसने क्रिएट किया, किसने उसको ये समझाया कि भाई तुझे ऐसे ऐसे करना है और इस तरह से तू एक साजिश कर। फिर साजिश क्यों कर, जैसा कि बहुत सीधी सी बात है कि इस तरह की साजिशें करने में भी बहुत पैसा लगता है, बहुत समय लगता है, बहुत सारे लोग लगते हैं। तो वो सब लोग कौन है? ये एक व्यापक साजिश है।
मेरा बहुत, जो आपने सीडी में बात कही, जो बातें सामने दिखाई गई, उनको देख के बहुत स्पष्ट लग रहा है कि ये व्यापक साजिश का हिस्सा है और इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। बिल्कुल ज्ञानंद जी, आपका बिल्कुल कहना सही है। ये एक व्यापक साजिश है, ये इतनी छोटी चीज नहीं है जो सामने से दिख रही है। इसमें सिर्फ राजू लंबू नाम का शख्स नहीं है जो दिखाई दे रहा है कैमरे के सामने, जो बहुत सारी बातें एडमिट कर रहा है। ज्ञानंद जी, आप हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जिस तरीके से हम दिखा रहे थे, इस पूरी साजिश में बड़ौदा के बदनाम झोला छाप वैद्य अमृत भाई प्रजापति भी शामिल हैं। राजू लंबू लगातार आश्रम के खिलाफ साजिश रचता रहा। यही वजह रही कि आश्रम की ट्रस्ट ने राजू लंबू से इस्तीफा ले लिया, जिसकी वजह से उसके दिल में बदला लेने की भावना बढ़ गई। मैं वो कच्चा काम करूंगा, मैं अपने देश में बुला के चलाऊंगा। यार मुझे मालूम है कौन किस ग्रुप में है, कौन कैसे वर्क कर रहा है। हमारे को 20 साल का, मैं उनके भी एक आश्रम का ट्रस्टी था, ये वो जानते हैं। उन्होंने, उनको मालूम है कि इसमें ये चीजें 4 चीजें देख रखी है, ये मेरा ये नुकसान कर सकता है, ये सब उनको मालूम है। इसलिए मैं उनके लिए कहती हूँ, तुम क्या कहते हो? तो खड़ा है, तुमको पहचान भी नहीं जाएंगे ये आश्रम में रहता था, ऐसा क्या? 17 दिन से होता है, ये समझा। तो अभी केस की बारीकी तो कुछ भी नहीं समझो, और कोई उतावला है, अभी तो 2 दिन हुए यार, 2 दिन में ऐसे तुम उतावले हो जाओगे तो बात तो कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल कर सकते हो। मैं तो तुमको बता रहा हूँ, मैंने इसलिए कहा टाइम लेके आया, उतावल में कोई काम नहीं करता। हमारा भाई उतावल में काम करता है, मैं उतावल में नहीं काम करता। तो बहुत सोच समझ के एक एक कदम फूक फूक के 4 जगह मेरे जो है मिलने वाले, जो जुडिशियरी में है, जो इस लाइन के महामहिम है, उनसे सलाह लेके एक कदम कदम पे बढ़ता हूँ। पहले टाइम जाना जाए, जहाँ हमारे को 2005 से 2008 हो गया, 3 साल चले गए, कौन सी हमने कंप्लेंट लेकिन तो 3 दिन बाद हो जाएगी, क्या हो जाएगा? कुछ हो जाने वाला है? उन सबके रस्तों से मेरे बाहर करके ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता ना। संत श्री आसाराम बापूजी के आश्रमों पर गंदी नजर रखने वाला राजू लंबू एक बड़ी साजिश करने में जुटा है। मैं आश्रम छोड़ रहा हूं और मैं आश्रम में जहां भी जिस चीज पर कोई कार्यरत था वहां से जिस श्रम किया जाएगा। आज के बाद मेरा वहां कोई फिजिकल रूप से या दूसरे किसी रूप से मेरा कोई दखलंदाज नहीं जाएगा। इस तरह का एक लेटर लेके हम 10 सकते पूरा हो गया। वो मैं करूं केस, उसकी इंक्वायरी हो, और जब जाके शुरू होता वो क्यों मैं बदनाम कर दिया, वो कौन से ट्रस्टों की प्रॉपर्टी का मालिक है? ट्रस्ट के अंदर आप ट्रस्टी हो, उससे आपको फायदा नहीं होगा। क्यों? तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ऑलवेज सरकारी प्रॉपर्टी, उसको आप बोल ही नहीं सकते। जब आप ट्रस्ट को खींच नहीं सकते तो क्या कर लोगे? क्या लड्डू लोगे उसको? उनके बाद सरकार प्रॉपर्टी ले लेगी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ये मंदिर जो पुराना होता है वो किसके हो जाए? ये मंदिर जो दिखा है बराबर, और वो उससे संभले नहीं, और लोकल लोग जैसे अभी पूरे आश्रम हिंदुस्तान में 100 आश्रम में 50 आश्रम ऐसे हैं जहां कोई उनके संभालने वाला नहीं होगा, तो क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको कब्जे कर देगी। और जमीन तो सरकारी हो गई है, या ट्रस्ट की है, ट्रस्ट का कोई मालिक नहीं है तो उसका मालिक सरकार है। समिति वाले क्या करेंगे? उनके राइट्स ही नहीं है उनके पास, उसका अंदर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है केवल। जो 5 ट्रस्टी उनमें से आसाराम मर गया, नारायण कहीं चला गया, सुरेश कहीं अलग बैठा है, कोई अलग बैठा हुआ, कोई आदमी है नहीं जो ट्रस्ट की लिस्ट में था, तो क्या करोगे आप? पूरा हो जाएगा। आपने खुद देखा जिस तरीके से यह खुलासा ये शख्स